हेलो एवरीवन। उम्मीद है बढ़िया होगे एंड बढ़िया रहना। एंड बेसिकली आज हम लोग अपना आगे का लेक्चर करने वाले हैं कंटिन्यू। ट्रायंगल लॉ वगैरह हमारा बचा था। तो हुआ क्या कि मैंने लास्ट लेक्चर को भी मतलब ये भी शूट कर लिया था 35 मिनट का। फिर पता नहीं मैं कुछ डिलीट मार रहा था तो गलती से डिलीट वाले ऑप्शन में ये भी आ गया एंड ये भी डिलीट हो गया। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार इतनी मेहनत करी थी, सारी मेहनत पानी में गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी दोबारा से पढ़ा देते हैं वही सारी चीजें। तो हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कर लिया था कंप्लीट अपना। और हमारा अगला टॉपिक था जो कि है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हमें वही ट्राइंगल लॉ को कंटिन्यू करना है। और हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने कहा सुन, सब कुछ क्लियर ही दिख रहा है आई गेस, कुछ ब्राइट डल कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है ना। समझ गया, ठीक है चलो। चलो ठीक है, आओ। हमारा आज का टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे एक ड्राइंग भी बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार का। मैंने कहा ठीक है भाई, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझते हैं। ठीक है, देख भाई, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के माध्यम से वेक्टर को ऐड करना हम लोग सीखते हैं। बोले अच्छा। मैंने कहा कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो ज्यादा खींचूंगा नहीं, कुछ बकवास की इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। मैंने कहा देख, जैसे मान ले मेरे भाई, ये हो गया, हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ चलो। ये हो गया मेरे पास वेक्टर ए। बोले ठीक है, ठीक है। और ये हो गया, अब से लेक्चर्स थोड़े छोटे ही रखूंगा। ज्यादा लेक्चर्स हो ठीक है, बट बड़े लेक्चर्स नहीं, उसे कंप्रेस करने में क्वालिटी बहुत घट जाती है। तो ये हो गया वेक्टर ए, मैंने कहा ठीक है। ये हो गया वेक्टर बी। मान ले वेक्टर बी कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, मैंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करो। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है, ठीक है, इस चीज को ऐड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहां समझाता हूं। आप करो क्या, एक वेक्टर ए को ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इस ए वेक्टर में जिस दूसरे वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, आप उस वेक्टर की टेल को इसके हेड पे ज्वाइन कर दो। क्या बोल रहा हूं, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो उसमें से एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दो। दूसरा वो वेक्टर जो ए के साथ ऐड हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बी वेक्टर को जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, तो ये ए वेक्टर, हाँ इस तरीके से ये ए वेक्टर था। बोले ठीक है। हम्म, 2 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ चलो ठीक। हम्म, थोड़ा सा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हाँ ये सब सही है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने जोड़ा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने के बाद मुझे कोई सी वेक्टर मिला। इसको मैं थ्योरेटिकली थोड़ा लिख देता हूँ कि ए वेक्टर के अंदर मैंने बी वेक्टर को जोड़ा और मुझे मिला सी वेक्टर। मुझे क्या मिला, सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो यहाँ पे भी वही होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे, फिर जो सी वेक्टर होगा उसको शो कैसे किया जाएगा, उसको शो किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर, जहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी वेक्टर जो होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। एक बार दोबारा समझो, ये ए वेक्टर था, इसके हेड पे इसकी टेल को जोड़ दिया, तो ए वेक्टर में बी वेक्टर जुड़ गया। अब जो सी वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, इसकी टेल और इसके हेड से पास करेगा सी वेक्टर। यही तरीका है, यही तरीका है, हिंदी में बोल रहा हूं तो गौर से समझो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ना है। तरीका क्या है, जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनमें से एक की हेड को दूसरे की टेल से जोड़ दो। तो ए के हेड को बी की टेल से जोड़ दिया। ठीक है, ये ए का हेड था, ए के हेड को बी की टेल से जोड़ दिया।
फिर करो क्या, ए की टेल को बी के हेड से जोड़ दो, ये हो जाएगा सी वेक्टर, जो कि ए प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। जहां पे मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाया और सी वेक्टर मिला। इतना क्लियर है क्या? हम्म, इतना क्लियर है? बताओ। चलो ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं। जैसे कुछ सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ सवाल अब करवाऊंगा, ये मैंने पूरा कंसेप्ट बताना था और ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे सिखा तो दिया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये समझो। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि सर ये हो गया ए वेक्टर, मैंने कहा हाँ। ये हो गया बी वेक्टर, मैंने कहा हाँ। और ये हो गया सी वेक्टर, मैंने कहा हाँ। वो बोलता है स्टेटमेंट लिख के दिखाओ क्या बन रही है। स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल समझो कि वो आपको ए वेक्टर दे रहा है, मैंने कहा हाँ। वो आपको बी वेक्टर और बोल रहा है स्टेटमेंट लिखो, तो आप क्या बोलोगे समझना। आप बोलोगे जब मैं खुचुर 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 यहां तक चला तो इसके हेड से फिर आगे बढ़ा, खुचुर 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 खुचुर, ये बी वेक्टर आया, तो ए वेक्टर में बी वेक्टर जुड़ा, तो ये ए वेक्टर था, इसके अंदर बी वेक्टर जुड़ा और मुझे क्या मिल गया, मुझे सी वेक्टर मिल गया। मुझे क्या मिला, मुझे सी वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि रिजल्टेंट हमेशा सी वेक्टर ही बने, वो तो मैं एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं ना। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, बोले कैसे, मैंने कहा देख, मान ले ओके, हम्म, मैंने कहा इसमें स्टेटमेंट लिख के दिखाओ। तो आप क्या बोलोगे, इसमें स्टेटमेंट लिखना है क्या? तो आप बोलोगे सर समझो, ए वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल जुड़ी है, तो आप ऐसे गए गए गए, देखो आप इसको ऐसे समझे, सर आप ऐसे गए 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 गए, इसके हेड ने बोला आगे बढ़ो, तो फिर आप आगे बढ़े 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 बढ़े। अब क्या हुआ, ए और बी, ए और सी आपस में जुड़े, यानी कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपने किया। जैसे ही आपने ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया, तो ये जो बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर जो है, ये हमारा रिजल्टेंट है। इतना समझ में आया क्या? हम्म, मतलब ये उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लग रहा है। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। देखो इस बार मैंने क्या किया, देखो इस बार ये हुआ कि आप ए वेक्टर से ऐसे चलना शुरू किए, अब एरो खत्म हुआ, तो इसके हेड पे इसकी टेल जुड़ी है। तो समझना, दो वेक्टर है, जिस एक वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ेगी वो दोनों वेक्टर ऐड होंगे। मतलब हमें क्या समझना है, एक वेक्टर की हेड जिस दूसरे वेक्टर की टेल, किसी एक वेक्टर की हेड जिस दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ी होगी, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से जुड़ा है, इसका मतलब ए और सी ऐड हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे, ये जो बी वाला वेक्टर है, बी वाला वेक्टर का हेड सी के हेड से जुड़ा है, तो मतलब ये रिजल्टेंट होगा। मतलब हमें ये सब याद नहीं रखना, हमें बस ये याद रखना है, मुझे दो ऐसे वेक्टर ढूंढने हैं जिसमें एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा हो, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्या था सवाल, यहाँ नोट तो किया था, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है मैंने कहा इसमें स्टेटमेंट लिखो, चलो एक बार ट्राई करके देखो। तो आप क्या बोलोगे, देखो सर इसमें स्टेटमेंट लिखना भी मुश्किल नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पी वेक्टर के हेड पे, ठीक है, क्यू वेक्टर की टेल जुड़ी है। देख इसके हेड पे इसकी टेल जुड़ी है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा इसका मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जुड़ रहा है। बचा कौन सा वेक्टर, बचा आर वेक्टर, तो इनके जुड़ने से आर वेक्टर मिल रहा है। बोलो ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एक लास्ट सवाल और करते हैं इसके ऊपर। मैंने कहा इसमें स्टेटमेंट लिखो, तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे दिख रहा है ना कि सी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर की टेल जुड़ रही है,
ये सी, ये ए, ये बी, सी के हेड पे ए की टेल जुड़ रही है, इसका मतलब सी और ए जुड़ जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, खत्म। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी सिंपल टॉपिक, और बहुत ही इजी इजी सवाल आते हैं इसके ऊपर। और कोई बढ़िया चीज बतानी है? हाँ बतानी है। अब बात करते हैं आगे। तो ट्रायंगल लॉ हमने खत्म कर दिया। लास्ट लेक्चर में थोड़ा ट्रायंगल लॉ मैंने ज्यादा खींच लिया था, सवाल भी ज्यादा करा दिए, लेकिन वही सारे सवाल रिपीट थे, तो आप इतने कर लो, 5-6 जो मैंने अभी कराए, इट इज मोर देन सफिशियंट। बोले ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। आगे क्या बात करते हैं, होता क्या है गौर से समझना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, ए वेक्टर के अंदर, ठीक है, बी वेक्टर को जोड़ा, मैंने कहा ठीक है, और सी वेक्टर मिला, सी वेक्टर प्राप्त हुआ। तो अब अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं, अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बताओ, तो आप क्या बोलोगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वैसे आपने सिर्फ वेक्टर ए लिख दिया, इसको आप ऐसे लिखो या फिर डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट में बना दो, वो आपकी मर्जी। तो आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो देखो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूं, कैसे आएगा वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, माइक ऑन है। तो देखो, जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड देखना है, तो इसके आजू बाजू दो डंडे खींच दो, इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं, मुझे तो इसे लिखने में आलस आ रही है, तो मैंने कहा इसका एक और तरीका है, डायरेक्ट ए लिख दो, इसके ऊपर जो एरो था वो हटा दो, तो ये भी एक तरीका है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का। क्लियर? हाँ, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ऐसे ही अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना होगा, यानी कि बी वेक्टर, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ मत करो, बी ऐसे लिख लो, या फिर इसके ऊपर एरो लगा के दोनों साइड डंडे खींच दो, कुछ इस प्रकार से। हाँ, अब सवाल क्या आता है? सवाल आता है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, पूरी फिजिक्स में इसका यूज होगा। ये तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, ये तो कोई बताता भी नहीं है, ये तो खैर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, पता तो होना चाहिए ना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके हैं। अब बात करते हैं, समझना, जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर है क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सी वेक्टर को, सी वेक्टर सर रिजल्टेंट है, मैंने कहा किसका रिजल्टेंट है? सी वेक्टर रिजल्टेंट है ऑफ वेक्टर, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेता हूं, ऑफ अरे यार, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो अगर अगर सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो हम बोलेंगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि सी, ये जानते हो क्या आता है? ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। तो अगर सी वेक्टर रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ तब होगा जब मैं बोलूं कि ए वेक्टर को जब आपने बी वेक्टर में जोड़ा तो आपको सी वेक्टर मिला। अगर ऐसा है तब आप ऐसा बोलोगे, तब आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। इतना क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पे कुछ बातें बता देता हूं। यहाँ पे ए क्या है? तो ए है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई बोले बी क्या है? तो बी है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा है बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां पे ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे दो सवाल करते हैं, और वो दो सवाल ऐसे सवाल होंगे कि अगर आपने उनको कर लिया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
मतलब वो दो सवाल कर लो, दैट्स इट, इट इज इनफ। बोले क्या है दो सवाल? मैंने कहा देख भाई, दो सवाल तेरे ये। जैसे पहला सवाल मैं बोलूं, ठीक है, दिख रहा है ना? मैं बोल दूं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी such that magnitude of vector A and vector B are equal। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ना? देख, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अरे भाई थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, आई गेस इतना एडजस्ट काफी है। तो such that magnitude of vector A and vector B are equal if the angle between them is 60 degrees, find resultant of vector A and vector B। बताओ, देखो क्या लिखा है, दो वेक्टर हैं ए और बी, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। बोले ठीक है, और मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का इक्वल है, और अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब सबसे पहली बात, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैंने कहा हाँ, तो इक्वल कितना है? मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, एक का 10 है तो दूसरे का 10 है, एक का 20 है तो दूसरे का 20 है। तो मान लेता हूं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो x के बराबर है। जब ना पता हो तो x मान लो। सो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स बी x। मान लिया कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मेरे भाई कितना है? x है। जैसे ही आपने ये माना, तो आप क्या बोलोगे? दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? x है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसने बोला है रिजल्टेंट बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़कर जो नया वेक्टर मिल रहा है वो बताओ। तो वो रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, मान लेता हूँ वो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, और पूरा लिखना चाहिए मुझे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट था, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, अंडर रूट मतलब पावर 1/2, कुछ भी लिख लो यार, अंडर रूट लिखने क्या दिक्कत है। मैंने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ए और बी का रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट किसके बराबर है? वो रिजल्टेंट तो एक्स के बराबर है। दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए और बी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसको मैंने एक्स मान लिया था, है ना? ये देख, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा था 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2, और यहाँ पे लगा के यहाँ पे अंडर रूट, ये इस 2 से ये 2 गया, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर मतलब x√3। दिस विल बी योर आंसर। तो ये है इसका सॉल्यूशन, देख लो एक बार। अब करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में भी बेसिकली तुम समझ लो 4 सवाल है, ठीक है, एक ये हो गया, अगले सवाल में 3 पार्ट है, तो अपने आप में ही 4 सवाल है, तो उनको करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी दो भी नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो है क्या कि ए वेक्टर 10 न्यूटन का है, बी वेक्टर 6 न्यूटन का है, एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर 60 डिग्री है, तो वो बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए और बी वेक्टर बताओ कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, आप रिजल्टेंट पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो रिजल्टेंट हो जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो क्या होगा? ए स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो कि 10 है, 10 का स्क्वायर 100, प्लस बी वेक्टर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या था? बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर। मैंने कहा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2
2 6 या 12 और ये है ना, अरे डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 इंटू ए इंटू में बी इंटू में कॉस थीटा, थीटा क्योंकि 60 डिग्री है तो कॉस 61/2 हो गया। ठीक है, आई थिंक माई माइक इज ऑन। तो ये 2 से ये 2 गया। ठीक है, डायरेक्ट बोलो कि सर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है सर, यहाँ अंडर रूट आ गया। मैं बोलूंगा ये हो गया 136 और ये हो गया 60, तो कितना हो जाएगा 136 और 60 कितना हो जाएगा 196, और 196 कितना होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और अंडर रूट था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर विल बी 13। तो ये तो पहला वाला पार्ट था, और अब करते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो मेरे भाई सेम सवाल है, लेकिन इस बार थीटा मैंने बोल दिया लेट से 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे सी हो जाएगा सर ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में 6 इंटू में कॉस 90, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरी चीज हमारी उड़ गई, खत्म करो साले को, हट भाग यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया हमारे पास 136 का अंडर रूट। तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये चीज भी समझ में आ गई होगी। थर्ड पार्ट करते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई थिंक यू शुड ट्राई इट फर्स्टली। पहले भाई खुद ट्राई कर ले, फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट लिखूंगा, देन यू शुड फर्स्टली ट्राई, देन आई विल, मैं आपको आंसर बता दूंगा यार। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बात कर रहा था। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, थर्ड वाला पार्ट सबसे पहले तो इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लिटिल टफ पार्ट, उतना भी नहीं है बस थोड़ा सा है। क्या है कि इफ बी वेक्टर बिकम ट्वाइस, पहले मुझे लिखने दो, इफ बी वेक्टर, देख के लिखो यार, सवाल देख के लिखने के लिए होता है। इफ बी वेक्टर बिकम ट्वाइस टू इट्स initial value and added to a vector, find magnitude of mu, पहले लिखने दे मुझे, रिजल्टेंट थीटा बराबर 60 डिग्री गिवन। करो 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 करो, समझ में आ रहा है इतना है? पहले मुझे चेक करने दो, लाइटिंग का तो कोई इशू नहीं हो रहा है क्या कैमरे पे? मैं यहाँ आ रहा हूँ तो शायद लाइट बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, और यहाँ आ रहा हूँ कम हो रही है। चलो कोई नहीं, आएगा, सही है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। देखो यार ये क्या बोल रहा है, इफ बी वेक्टर बिकम ट्वाइस टू इट्स इनिशियल वैल्यू, अगर बी वेक्टर अपनी इनिशियल वैल्यू का डबल हो गया, समझना बी वेक्टर क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है डबल हो गया, तो मतलब बी वेक्टर अब बी वेक्टर नहीं रहा, है ना, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया। तो बी वेक्टर ट्वाइस हो गया, ट्वाइस मतलब डबल हो गया, तो मतलब बी वेक्टर अब नया हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, बी वेक्टर क्या हो गया ट्वाइस हो गया मतलब डबल हो गया, तो एक नया वेक्टर बन गया। तो इस पूरे नए वेक्टर को मैं, नया वेक्टर है तो क्योंकि इसको नया वेक्टर है तो मैं इसको बी डैश वेक्टर बोल दे रहा हूँ। और बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है तो बी डैश का 12 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मतलब समझ रहे हैं ना, फोर्स है। अच्छा, बी वेक्टर डबल हो गया यानी कि बी वेक्टर नया वेक्टर आ गया, इसको बी डैश वेक्टर बोला जो कि 12 न्यूटन हो गया ना, बी वेक्टर में डबल मल्टीप्लाई कर 12 न्यूटन आ गया। एंड एडेड टू वेक्टर ए, अब समझिए इस शब्द को पकड़, सुन 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 सुन, जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ ऐड होता है तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करके ही उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। बोले अच्छा, तो बी वेक्टर को आपने डबल किया तो बी डैश वेक्टर आया, और बी डैश वेक्टर को ऐड किया आपने एंड एडेड टू ए वेक्टर, ए वेक्टर में, तो यानी कि दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ से हमें समझ में आ गया कि इनका रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं उसको मैं सी वेक्टर बोल देता हूँ, या फिर सी नया,
क्योंकि सी वेक्टर तो ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं ना इससे फर्स्ट वाले पार्ट में। तो इन दोनों को जब मैंने किया तो मुझे एक रिजल्टेंट निकालना है सी नया, ये नए वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे सर, कुछ भी नहीं, सी नया क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो। सी नया वेक्टर इसका रिजल्टेंट बोले ए स्क्वायर ये 10 न्यूटन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी फिक्स मत करना क्योंकि बी वेक्टर तो डबल कर दिया है तो वो 12 है ना, है ना। ये जो नया वाला बी वेक्टर है 12 है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में कॉस थीटा यानी कि अरे यार, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, कॉस थीटा कॉस 60 कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 1/2, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस टू से गया, ये हो गया 120, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, अच्छा यहाँ अंडर रूट भी है, प्लस 144 प्लस 120, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, ये 120 है, ये हो जाएगा कितना 144 और 100 244, 244 और 100 344, 344, अच्छा तो 364 आ गया ये टोटल। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा सी नया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा ट्रायंगल लॉ खत्म और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वाला टॉपिक भी हमने निपटा दिया बहुत प्यार से। और अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये लो, ये ले, हाँ हाँ बस इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं करना। तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया है और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अभी ना मुझे एक छोटी सी बात और बतानी थी, मैंने सोचा चलो वो भी खत्म ही कर देते हैं, 5 मिनट की बात है वैसे भी। क्या है समझना यार, मैंने अभी एक चीज सीखी है। बोले क्या, मैंने सीखा है कि सर जब मैं ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर जोड़ता हूँ तो मुझे सी वेक्टर मिलता है। बोले ठीक है, सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका ले लो अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। अब समझना, मैंने कहा, गौर से समझना, मैंने कहा कि सी वेक्टर, यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो सी वेक्टर है इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूं, ये हटाओ, या ये जो सी वेक्टर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, तो आप क्या बोलोगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये 2ab कांस्टेंट है ना, कॉस थीटा इस पे डिपेंड करेगी। तो मैं बोल रहा हूँ सी वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो डिपेंड करो भाई। ओके, इसका मुझे काम तमाम करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अब जाके आएगा क्लियर हुआ। तो मैं बोल रहा था जो सी वेक्टर की वैल्यू होगी है, अब ये अलग ही मस्ता रहा है, मेरे हिसाब से काम चलाऊं हो जाएगा। सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब सर अगर आप इस चीज को मैक्सिमम करोगे तो ये चीज मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम करोगे तो ये मिनिमम होगी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा समझ, सी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आंसर है सर सी मैक्सिमम तो तब होगा ना जब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। और मैंने कहा सी मैक्सिमम कब होगा, सर जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा थीटा बराबर 0 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 को कहा जाता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या बनेगा, उस केस में जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 0 डिग्री जो कि 1 होता है, तो इंटू 1 लिखूं ना लिखूं सेम बात है। और यहाँ चल रहा है अंडर रूट, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में चल रहा था अंडर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सी मैक्सिमम आ गया ए प्लस बी। तो सी मैक्सिमम कितना आ गया मेरे भाई, ए प्लस बी। बोले ठीक है,
अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करते हैं, अभी मैं ये सारी चीजें एक बार दोबारा से नोट भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। अब मैंने बात की आगे, मैंने कहा क्या, बोले सी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो आप बोलोगे सर देखो, सी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, तो आंसर है तब आएगी जब हमारा कॉस थीटा मिनिमम होगा। बोले कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम जीरो नहीं होती है। कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम जीरो नहीं होती है, कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 होती है। अच्छा, -1 कब होगा, जब हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज तो तुम्हें पता है ना कि सर कॉस थीटा में क्या होता है ना, कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। तो समझे, थीटा जब 180 मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया तो इसकी वैल्यू घट गई। तो कॉस सी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। अच्छा, थीटा हमारा 180 डिग्री होगा, मैंने कहा हाँ। तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस 180 डिग्री, थीटा की जगह 180 पुट होगा ना, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 हो जाती है। तो हमारे पास सी मिनिमम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, और कॉस 180 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये -1 आगे आ जाएगा, तो यहां से हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और ये लगा देते हैं अंडर रूट। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कटेगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी बन गया। ये खोल ही देता हूँ इसे, खिड़की को, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। एक और चीज, क्या, अगर अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है, तो क्या कहानी होगी, कुछ नहीं, सी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, कॉस 90 जीरो होता है तो इंटू जीरो हो गया, तो ये पूरी चीज उड़ गई, ये पूरी चीज उड़ गई, तो इसको हटा देता हूं, और ऊपर अंडर रूट तो चल ही रहा था, तो सी की वैल्यू ये आ गई, खत्म। अब समझना, जो, देखो हमने एक चीज समझी, ठीक है, मैं यहाँ बक्से में लिख देता हूँ, क्या, हमने ये चीज सीखी यहाँ से कि सर जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर होता है ना सी, मैंने कहा हाँ, तो सी की वैल्यू, यार ये मुझे तकलीफ दे रहा है, चलो कोई नहीं, जो सी की वैल्यू मैक्सिमम है वो होती है ए प्लस बी, और सी की वैल्यू जो मिनिमम है वो होती है ए माइनस बी। ये कहानी है, ठीक है, सी मैक्सिमम ए प्लस बी, सी मिनिमम ए माइनस बी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में रहेगा। ठीक है, इस पे आप मॉड लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमेशा इनके बीच में रहेगा। अब कईयों के मन में आएगा कि ए माइनस बी पे आपने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना यार, ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए बड़ा होता, ठीक है, लेट से ए 10 है और बी 4 है, तो ये पॉजिटिव संख्या आती। लेकिन अगर बी बड़ा होता तो ए मान लो 4 है, बी 10 है, तो ये -6 आ जाती। तो इसीलिए मैं 6 और -6 के चक्कर में नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ मॉड लगा दिया। ए प्लस बी में क्यों नहीं लगा, अबे घोंचू, दो पॉजिटिव संख्या ऐड होके कभी भी, तुम्हें तो समझ रहे हैं ना यार, दो पॉजिटिव संख्या कभी भी तुझे कोई नेगेटिव संख्या थोड़ी ना देंगी। अगर ए नेगेटिव हुआ तो ए कैसे नेगेटिव हो सकता है, ए तो मैग्नीट्यूड है, बी तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यही था आज के लिए, और बाकी कुछ सवाल हैं जो कि हम लोग कल निपटा लेंगे। ठीक है, और फिर ये एक टॉपिक और आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम्म, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसे मिटा के थैंक यू सो मच बोलता हूँ। अरे भाई साहब, थैंक यू, ये बड़ी गंदी सी ड्राइंग बनी है। और हाँ ठीक है, बाकी चीजें यार इसे देख लो अगर देखनी तो, बाकी चीजें कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, कल परसों जब भी अपलोड करूंगा। ठीक है, और आज के लिए इतना काफी है। ओके भाई, थैंक यू सो मच। देखना है क्या, एक बार दोबारा देख लो यार, चलो बाय।